आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई ट्रांसफर के विषय में, यूपीआई ट्रांजैक्शन के विषय में। आज हम सभी लोग गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम यूज कर रहे हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से आप आसानी से चीजों को ट्रांसफर कर पाते हैं। बहुत ही आसानी से अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये ट्रांजैक्शन आरबीआई की नज़र में है और आप सेविंग अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन पर डे करते हैं। आपकी इनकम के हिसाब से आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रखता है और आपको आईटीआर फिल करना पड़ता है। तो बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में है, जैसे आपका छोटा सा बिजनेस है और आप अपने बिजनेस का पैसा यूपीआई के माध्यम से अपने अकाउंट में लेते हैं। तो ये डाउट कैसे, क्या वो लिमिट होनी चाहिए, कितना पैसा आप ले सकते हैं, कब तक आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे, वो सवाल। साथ साथ एक सेकंड सवाल ये बनता है कि आपके अकाउंट, आपके पास 3 से 4 अकाउंट है और आप यूपीआई के माध्यम से अपने ही अकाउंट में पैसा इधर से उधर किया करते हैं, साथ साथ या तो अपने फैमिली मेंबर को भेजते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी थर्ड पर्सन से यूपीआई के माध्यम से पैसा मंगाते हैं और आप उसे जिनका पैसा होता है उसे दे देते हैं। या आप ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने किसी से नकद में पैसा ले लिया और आपने जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो आपके ही अकाउंट का लिमिट बढ़ता है, आपके अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसी भी तरीके से। तो क्या इन ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट्स होती है? आपके मन में सवाल है या बहुत से लोगों के मन में सवाल है। आपको पता है यूपीआई जब से आया है तब से लोगों को पैसा लेना या देना काफी आसान हो गया। क्यूआर कोड के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नंबर डालिए, आसानी से पैसा पहुंच जाता है। तो ये सारा सिनेरियो पूरा आज हम बात करेंगे कि इसकी लिमिट्स क्या होती है, कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न आ सकता है, आईटीआर आ सकता है, आईटीआर का नोटिस आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार। तो आपको मैं बहुत ही जेन्युइन चीजें दिखाऊंगा। तो अगर हम भीम यूपीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलें, जो कि भारत सरकार रन करती है, आपको पता है भीम भारत सरकार का है, तो यहाँ पर भी आपको एफएक्यू वाले सेक्शन में इसके डाउट्स क्लियर होंगे। साथ साथ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि आईसीआईसीआई बैंक ने लिखा है, यहाँ पर पूरा इसी के रिलेटेड लिखा हुआ है। देखिए, इनकम टैक्स रूल ऑन ई वैलेट या यूपीआई ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर ये आर्टिकल इन्होंने लिख रखा है। तो ये इन्हीं सभी से मैंने जानकारी और अदर जगह से जानकारी लेकर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार का सीए नहीं हूँ जिससे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मैंने सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग वेबसाइटों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें लिमिट्स की, तो पहले मैं लिमिट की बात करता हूँ कि यूपीआई से आप पर डे कितना पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बैंकों के अकॉर्डिंग ये लिमिट रखी गई है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इनकी अप्रॉक्सिमेट 1 लाख रुपए पर डे लिमिट होती है, आप भेज सकते हैं। तो अब बात करते हैं पहले सिनेरियो पे कि आप एक छोटे से बिजनेसमैन है, छोटा सा आप कारोबार करते हैं और आप सारा पैसा लेन देन यूपीआई के माध्यम से करते हैं। तो आपका जाहिर सी बात है, पर डे अगर आप 10,000 भी लिमिट कर रहे हैं तो आपका एक महीने में 3 लाख रुपए लिमिट होता है। लेकिन आपका बचत उसमें टोटल 30,000 ही है। 3 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन बचत आपका 30,000 है, 20,000 है, जो भी है। तो लेकिन आरबीआई की नजर में होगा कि आप 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, ये होता है। तो आप सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे बचने के लिए अगर हम बात करें 12 महीने का जोड़े तो 36 लाख रुपए ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होगा, जो कि ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा। जो इनकम टैक्स लेता है सरकार वो 2.5 लाख पे अब 5 लाख स्लैब कर दिया है, उस पर लेता है। लेकिन उसमें सारा आपका पैसा है। तो सबसे पहले तो आप सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करके करंट अकाउंट में करें। अगर आपका ये जो बिजनेस है प्रॉपर चलता है तो आप जीएसटी भी ले सकते हैं। अगर जीएसटी नहीं लेना चाहते तो सबसे पहले एक करंट अकाउंट ही खुलवा लें। करंट अकाउंट में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती हैं जब तक आपका 50 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अगर 50 लाख का ट्रांजेक्शन होता है तब आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन पर डे बहुत ज्यादा हो रहा है। उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स यही सजेस्ट करेगा कि आप अपना जीएसटी ले लीजिएगा और अपना जो भी फाइल है वो आप मेंटेन करिएगा। आपने कहाँ से किसका पैसा लिया है उसका एक रजिस्टर बनाइएगा। अब सेकंड सिनेरियो की अगर बात करें कि आप अपने ही अकाउंट से
अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके पास 3 से 4 सेविंग अकाउंट हैं, आपकी यूपीआई के माध्यम से इधर-उधर पैसा भेजते रहते हैं या अपने फैमिली मेंबर को पैसा भेजते रहते हैं। तो हालाँकि इसमें अपने अकाउंट से सेल्फ अकाउंट में अगर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो ये ट्रांज़ैक्शन काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका पैन कार्ड लगा है और आपको एक ही अकाउंट से एक ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन फैमिली मेंबर की अगर बात आती है तो वहाँ पर अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर आप विदिन 1 डे, सपोज दैट आपने पैसा आज लिया और आपके अपने पापा के अकाउंट में सेंड करना है, तो उसी दिन सेंड करिएगा तो फैमिली अकाउंट में जोड़ा जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पर्सन, आप किसी कैशबैक के चक्कर में या आप कमीशन के चक्कर में यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी का पैसा भेज रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन काउंट्स होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वहाँ भी लिमिट लगभग 50 लाख ही है, तो उसके लिए भी आप ऐसा तो या करना बंद कर दें या आप एक बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें। सपोज दैट आपने किसी थर्ड पर्सन से 50,000 रुपए आज यूपीआई के माध्यम से मंगाए और उसको निकाल कर आपने 50,000 दे दिए, 100-200 रुपए उसने आपको कमीशन दे दिया। तो वो आप बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो और नोटिस आ जाता है, तो आपको जवाब देना होता है कि आपका पैसा कहाँ आया और कहाँ पर यूज हुआ। तो अगर आपके पास बैलेंस शीट होगा, आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि मैंने इस व्यक्ति से पैसा मंगाया और इसको सेंड कर दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम टैक्स मैच कर लेगा और आपकी बात सही होगी तो आपको वहां पे रिबेट मिल जाएगा। लेकिन आपने सपोज दैट ये गलतियां कर दी हैं और आपने पैसा लेना देना शुरू कर दिया, तो आप सजग हो जाइएगा और ऐसा करने से बचें, जितना पॉसिबल वे हो सके बचें। अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन बहुत ओवर ट्रांजेक्शन करने से ज़्यादातर बचें। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप अपना बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये सारे जो मेथड थे, पहला, अगर आप ज़्यादा ओवर वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप करंट अकाउंट यूज करें, पहला प्राथमिकता यही है, और कम से कम करें जितना पॉसिबल हो सके, अन्यथा आप कहीं ना कहीं यूपीआई जो टैक्स लिमिट है उसके दायरे में आ सकता है। हालांकि अभी तक इसमें कोई ठोस गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी नहीं की है कि आप इतना ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा वगैरह। तो लेकिन फिर भी आप इनसे बचे रहें। आप अगर भीम यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और इनके एफएक्यू वाली सेक्शन पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के अगर इस पेज पर आते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारी लिमिट्स वगैरह दी हैं, इसको पढ़कर भी आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, सजग करने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching.